मुख्य खबरों के साथ। और सबसे पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। शुभारंभ की गई परियोजनाओं में कृषि, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा और एरोस्पेस, हथकरघा और कपड़ा जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तीसरे उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश कर रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ लोकतांत्रिक भारत के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वे कानपुर में मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90वें वर्ष के समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति आज गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति ने कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव में सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परोंठ आगमन पर स्वागत किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बच्चों के बीच एक दिलचस्प बातचीत भी हुई। राज्यसभा चुनावों में पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, मीसा भारती समेत 41 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 41 उम्मीदवारों में से 14 भाजपा के, 4 कांग्रेस के और 4 वाईएसआर कांग्रेस के हैं। डीएमके और बीजेडी के 3-3, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अन्ना द्रमुक के 2-2, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी और रालोद के 1-1 नेता और निर्दलीय इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए दबाव बनाने की आतंकी साजिश का सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में विस्तृत रणनीति तैयार की गई। लक्षित हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के कारणों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। तय रणनीति के तहत सरकार ने कश्मीरी पंडितों सहित गैर कश्मीरियों के पलायन को हर हाल में रोकने के लिए 8 सुरक्षित जोन बनाने और बड़े आतंकियों की तरह अब भाड़े के आतंकियों के पूर्ण सफाई की योजना बनाई है। जरूरत पड़ने पर कश्मीर घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख मौजूद थे। देर रात इस रणनीति के नतीजे भी दिखने लगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर को मार गिराया। इस दौरान सेना के 3 जवान और 1 नागरिक घायल हो गए। कोरोना का संक्रमण अब भी खतरनाक बना हुआ है और ऐसे में इसकी फैलने से परेशानी फिर बढ़ सकती है। यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाई यात्राओं के दौरान इसके नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती दिखाई है। हाई कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो लोग हवाई अड्डों पर और विमान में मास्क न लगाएं या कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत का कहना है कि कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और रह रहकर सर उठाती जा रही है। ऐसे में एक भी चूक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। अदालत ने कहा कि जो लोग कोरोना से जुड़े मास्क और हाथ धोने के नियमों का पालन न करें उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को नो फ्लाई यानी कि उड़ान निषेध सूची में डाल देना चाहिए। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सख्ती आवश्यक है। पिछले हफ्ते कोविड के मामले तेजी से बढ़ने और साप्ताहिक संक्रमण दर में वृद्धि होने के मद्देनजर केंद्र ने 5 राज्यों को कोरोना वायरस के किसी भी तरह के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कड़ी निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र को लिखे पत्र में ये रेखांकित किया गया है
कि भारत में कोविड-19 के मामले कुछ राज्यों से अधिक आ रहे हैं, जिससे संक्रमण के प्रसार का स्थानीयकरण होने की संभावना का संकेत मिलता है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोबारा समन जारी किया है। उन्हें पूछताछ के लिए 13 जून को तलब किया गया है। इससे पहले ईडी ने कांग्रेस नेता को 2 जून को तलब किया था। हालांकि विदेश में होने के चलते वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है। देश में 5 करोड़ कर्मचारी ईपीएफओ के अंशधारक हैं। बता दें कि मार्च में ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज को घटाकर 8.1% करने का निर्णय लिया था। ईपीएफओ की ये दर 1977 से 78 के बाद से सबसे कम है। उस वक्त ब्याज की दर 8% थी। 2020-21 में ईपीएफओ ने 8.5% की दर से ब्याज दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया है कि देश में खेलों के प्रशासन से संबंधित कानून के अनुपालन नहीं करने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघों को कोई कोष या सहायता प्रदान नहीं की जाए। अदालत ने यह निर्देश खेल महासंघों द्वारा कानून की लगातार की जा रही अनदेखी के कारण दिया है। और अब खबरें राज्यों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,000 से अधिक मतों से पराजित किया। वहीं केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ को बड़ा झटका देते हुए विपक्षी कांग्रेस यूडीएफ ने थ्रिक्काकारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेल लॉन्च करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल 4 से 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे चरण में पूरे देश से करीब 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी कुल 1,866 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके मुताबिक पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली 5 स्थलों पर करीब 25 प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे। कानपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद 2 पक्षों के बीच भिड़ंत के बाद दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। 2 पक्षों के बीच बाजार बंद कराने को लेकर बवाल हुआ। पुलिस पर दंगाइयों ने पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके। अब तक 36 लोग हिरासत में लिए गए हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि उपद्रवियों के साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से अपील करते हैं कि अमन चैन बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें और उपद्रवियों को पहचानने में उनका सहयोग करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें पोलावरम परियोजना के लिए कर्ज सीमा और वित्त पोषण में वृद्धि करना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भरूच में केंद्रीय सहकारी बैंक के सहकारी शिक्षण भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने नगा राजनीतिक मुद्दे पर नागालैंड सरकार की कोर समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो, राज्यसभा सदस्य फांगोन कोन्याक और यूडीए अध्यक्ष टीआर जेलियांग समेत समिति के 16 सदस्य मौजूद रहे। कोर समिति ने केंद्र से बातचीत कर मुद्दे के समाधान के लिए नेडा के समन्वयक के तौर पर शर्मा की मदद मांगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। इस दौरान उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। वैसे उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई। हम बता दें कि मानसा जिले में बीती 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जनहित के लिए इस्तेमाल होने वाली जनहित याचिका जनहित के खिलाफ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों और परिजनों के कथित फर्जी कंपनियां चलाने और करोड़ों रुपए के धन शोधन की जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई योग्य करार दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होने वाली है। भारतीय समुद्री इलाके के 2 बेहतरीन और ताकतवर पहरेदार 32 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो गए। INS निशंक वीर श्रेणी मिसाइल कॉर्वेट का चौथा जहाज था जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। INS अक्षय युद्धपोत 23वें गश्ती पोत जत्थे का हिस्सा था। दिल्ली में भलसवा लैंडफिल साइट पर शुक्रवार को एक बार फिर से आग लग गई। साइट पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 10 गाड़ियां लगाई गई। यहां पर करीब 1.5 महीने से आग लगने की लगातार घटना हो रही है। राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कमजोर पड़ते ही प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। कल दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। वहीं अगले 24 घंटे में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए विभिन्न इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रुख को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत अमेरिका या चीन के अगुवाई वाले किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत को किसके साथ जाना है इसका फैसला लेने में वो सक्षम है। Again, I urge you that don't use necessarily a caricature version of one situation as a yardstick to pass a sweeping judgment. Because even on Ukraine, do reflect on this point. Somewhere at some point, surely the conflict has to end. Somebody will have to, a set of people, it cannot be a single country, probably not, will have to engage the players. It is our collective interest to find some kind of resolution, unless you're throwing up your hands and say this is not fixable. इस बीच स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2021 की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2021 की ये रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी की थी। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हाल के दिनों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता और पूजा स्थलों को लेकर लोगों पर हमले बढ़े हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी पूर्वी तिमोर के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्टा, प्रधानमंत्री तोर मतन रुआक और विदेश मंत्री अदल जीजा जेवियर मैग्नो के साथ मुलाकात कर उनसे बातचीत करेंगे। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास घाना की राजधानी अकारा में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में बुर्किना फासो, माली और गिनी में राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। महारानी एलिजाबेथ के 4 दिवसीय प्लैटिनम जुबली समारोह का आज तीसरा दिन है। इसकी शुरुआत 2 जून को ट्रूपिंग द कलर समारोह और बकिंघम पैलेस की बालकनी पर एक और प्रतिष्ठित उपस्थिति के साथ हुआ। महारानी ने अपने पहले दिन के जयंती समारोह का समापन प्रिंस विलियम के साथ दोहरी बीकन प्रकाश व्यवस्था के साथ किया। क्वीन ने विंडसर कैसल से प्रिंसिपल प्लैटिनम जुबली वीकन की रोशनी की अगुवाई की। वीकन ट्री ऑफ ट्री नामक एक मूर्ति का रूप लेता है जो 70 फीट लंबा है और सिंहासन पर रानी और उसके 70 साल का सम्मान करता है। और बात फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन 2022 में नॉर्वे के कैस्पर रूड ने पुरुष एकल सेमीफाइनल में मारिन सीरीज को 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैस्पर रूड का अब खिताब के लिए फाइनल में मुकाबला राफेल नडाल के साथ होगा। भारतीय पहलवान ने अलमाटी में हुए बोलत तुर्लिखानोव कप में 68 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की। दिव्या का मुकाबला फाइनल में मंगोलिया की पहलवान के साथ हुआ था।
इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से खेली जाने वाली कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप के लिए भी दिव्या का चयन हो चुका है। ऐसे में दिव्या काकरान से वहां भी देश के लिए पदक जीत कर लाने की पूरी उम्मीद करती हैं। और अब एक नजर आज की गतिविधियों पर।